नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान, आपका दोस्त, आपका भाई, पौड़वानी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लास लगातार आपको मिल रही है। एक दो दिन की जो छुट्टी हुई है उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ी बड़ी क्लास हो, ठीक है दोस्तों। आपको पता है मैथ के अंदर जो चैप्टर चला हुआ है, थर्ड चैप्टर चला हुआ है, काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है। और चैप्टर्स के मुकाबले अगर मैं बात करूं और प्रश्नावलियों के मुकाबले बात करूं, क्योंकि 3.6 तक जाना है और अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। लगभग 3.4 के मैंने सभी क्वेश्चन कराने की कोशिश की थी, सभी क्वेश्चन करा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, मैंने कहा था आपको ट्राई करना है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे का वो क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं आज उसको कराने वाला हूं और उसके बाद में 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। और आपने वो वीडियो भी देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपका परिचय कराया था हैप्पी से, और एक बच्चा था प्रियांशु जो फर्स्ट और सेकंड रैंक अपनी बनाए हुए हैं अपने बैच के अंदर, जो ऑफलाइन बैच है। और अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स लेके आए हैं, फर्स्ट सेकंड कम बच्चों के अंदर आगे, बच्चे भी काफ़ी हैं। लेकिन उनके मार्क्स की बात मैं करूं तो 20 में से 20 लास्ट जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसके अंदर हैप्पी के हैं, और 20 में से 18 नंबर जो हैं वो प्रियांशु के हैं। तो एक दूसरे को बीट करने की तो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोनों बच्चे। अगर इसी तरीके से मेहनत करेंगे ये बच्चे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। और हैप्पी जो है, हैप्पी तो ऐसा बच्चा है, अगर वो मेहनत करता है अच्छी तरीके से, अगर मेहनत करता है और कॉन्फिडेंस में नहीं जाता तो 100/100 क्वेश्चन के अंदर से, यानी बोर्ड के अंदर 100 में से 100 ला सकता है मैथ के अंदर। तो जो 3.4 एक्सरसाइज थी उसके मैंने जो थर्ड पॉइंट का था, थर्ड पॉइंट का 5th क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं 6th क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और फिर 3.5 के बारे में बात करूंगा। 3.5 को भी मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे। और आपको आज साइंस की भी क्लास मिलने वाली है, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको साइंस की क्लास मिलने वाली है। 30 मिनट की ये क्लास होया करेगी, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। लेट सवेर आज क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर पेज नंबर की बात करूं, पेज नंबर है 60, एनसीईआरटी करा रहे हैं दोस्तों। पेज नंबर 60 है। और मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा क्वेश्चन है। क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी वर्तमान आयु निकालनी है। अभी ना तो हमें जैकब की आयु का पता है ना उसके पुत्र की आयु का पता है। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, मैंने काफी क्वेश्चन कराए थे, उसके अंदर एक्स और वाई वैल्यू लेके चलनी होती है, ठीक है। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे स्टार्ट होगा, अब जैकब और उसका पुत्र है। अब आप अलग अलग आयु मान सकते हो इनकी। माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु बराबर है एक्स वर्ष। बराबर कितनी मान ली दोस्तों, एक्स वर्ष मान। भाई जैकब का नहीं पता ना तो जैकब की आयु का पता, ना उसके पुत्र की आयु का पता। और जब ना पता हो तो आपको क्या मानना पड़ता है, कोई भी चर पद मान सकते हो। और चर कोई भी हो सकता है, ABCD EF Z, यानी कोई भी जो आपकी मर्जी करे, ठीक है। एक्स और वाई कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक्स और वाई कोई मान लो, यानी आपको कोई प्रतिपादित नहीं कर रहा है कि आपको एक्स और वाई मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो तो आपकी जो मर्जी है वो मान सकते हो, लेकिन एक्स वाई ज्यादा चलन में होते हैं, इस वजह से आदत होती है सबको एक्स वाई मानने की, ठीक है। मान कुछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो माना जैकब की आयु क्या है, एक्स वर्ष है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसके पुत्र की भी माननी पड़ेगी। जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष। बराबर क्या मान ली मैंने, वाई वर्ष मान ली, ठीक है दोस्तों। उसकी एक्स वर्ष होगी, इसकी वाई वर्ष होगी। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना तो आराम से कर सकते हो। और ये वर्तमान है, तो मान के चल रहा हूं ना मैं, कौन सी मान के चल रहा हूं, वर्तमान, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसने क्या कहा उसको समझो। कह रहा है 5 वर्ष बाद, पहले इसको समझो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अगर मैं 5 वर्ष बाद देखता हूं, 5 वर्ष बाद, 5 years आफ्टर, 5 वर्ष बाद, मान लो आज आपकी उम्र 10 साल है। आज आपकी उम्र कितनी है, 10 साल। तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 15 साल होगी, क्योंकि आज 10 साल है, 5 और जोड़ दूंगा 15 हो जाएगी। ये आज 15 साल है, 5 साल बाद मेरी आयु हो जाएगी 20 साल, सीधी सी बात है। तो 5 साल बाद अगर मैं बात करूं जैकब की आयु की, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, जैकब की आयु बराबर x प्लस के 5, यानी वर्तमान में जुड़ जाएगा जितना आगे जाने के लिए वो कह रहा है। मान लो मेरी उम्र 15 साल थी, मैंने अभी कहा 5 साल बाद कितनी होगी,
तो 15 में 5 जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगी। अगर 20 है तो 5 जोड़ दो, 25 हो जाएगी। ठीक है, जितने साल बाद कह रहा है उतना जुड़ जाएगा। अगर वो कह रहा है इतने वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है भविष्य में जाने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 5। अगर मैं करूं जैकब के पुत्र की बात, ठीक है, जैकब के पुत्र की बात, मुंडे की बात कर रहा हूं इसके, जैकब के पुत्र की आयु। अब ऐसा तो है नहीं कि जैकब की आयु बढ़ेगी उसके पुत्र की ना बढ़ेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई उम्र को रोक थोड़ी ना सकते हो आप, उम्र तो समय को नहीं रोक सकते, समय तो बढ़ेगा, उसके अंदर किसी का बस नहीं चलता। ठीक है, तो समय तो बढ़ेगा। अगर जैकब की पिता की आयु बढ़ेगी तो जैकब यानी जैकब की आयु बढ़ेगी तो जैकब के पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, यानी इसकी उम्र बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 साल इसकी बढ़ेगी। ठीक है, y प्लस के 5। समय सबके साथ निष्पक्ष होता है, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं चलता। आ रही बात समझ में? जो समय निकलेगा वो सबके लिए निकलेगा, सबका 1 साल निकलेगा तो सबका 1 ही साल निकलना है। ऐसा नहीं किसी का 6 महीने निकलना, किसी का 8 महीने। अगर मेरे साथ का कोई व्यक्ति है, जितना समय मुझे गुजरा है अब से 1 साल, तो उसे भी 1 साल ही गुजरेगा। ऐसा नहीं है मुझे 1 साल गुजरा है तो उसको 2 साल गुजर जाएगा। ठीक है, सबके साथ बराबर चलेगा। तो इसी वजह से जो वर्तमान उम्र थी उसके 5 साल बाद जैकब की उम्र x प्लस के 5 और जैकब के पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, y प्लस के 5। ऐसा क्यों मानना पड़ा? क्योंकि इन्होंने 5 साल बाद कुछ रिलेशन दिया है जहां से हमारी समीकरण बनेगी। क्या बनेगी देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी होगी, x प्लस के 5। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। उसके पुत्र के आयु से, इसके पुत्र की आयु ये है, इससे कितनी गुनी थी, 3 गुनी। बात समझ में आई? यानी जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। कब? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की तो उम्र है दोनों की दोनों, यानी जैकब की आयु 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, या पुत्र की आयु से 3 गुनी। ठीक है, बात वही है। बात समझ आई? गुना करो x प्लस के 5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे गुना करो, 3 की गुना y में होगी 3y हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? इधर आ जाओ। अब क्या करोगे, अचर पद एक तरफ करो और चर पद एक तरफ करो। ये क्या हो जाएगा, x माइनस के 3y बराबर क्या होगा भाई, ये 3y प्लस का था, मैंने इसको इधर लेके आया तो ये माइनस का हुआ, ये प्लस का 5 है दूसरी तरफ जाएगा दोस्तों, 15 माइनस के 5 तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 3y बराबर 10। सीधी सी बात है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही? हाँ भाई, दिक्कत खत्म है यहां तक? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो हाजमों की गोली ले लो, हाजमोला, सतमोला नहीं है वो गोली ले लो, ठीक है ना, उससे खत्म हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूं दोस्तों, प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। हाँ जी, x माइनस 3y बराबर 10 है। अगर देखो किसी को प्रॉब्लम बन रही तो जरूर उसको प्लस माइनस के अंदर दिक्कत है, क्योंकि प्लस माइनस के अंदर जिसको प्रॉब्लम होगी तब इसके अंदर प्रॉब्लम उठेगी। किसी को भी दिक्कत है तो बताना, प्लस माइनस के लिए क्लास अलग से रख दूंगा। तो क्या हुआ, x माइनस के 3y बराबर क्या आया दोस्तों, 10। ये समीकरण 1 है। सिर्फ एक से काम नहीं चलना। जिस तरीके से फिल्म के अंदर सिर्फ प्रेमी प्रेमी से काम नहीं चलता, प्रेमी का भी चाहिए, इसी तरीके से इसके अंदर भी समीकरण 2 लगेंगी। क्यों? x और y के मान निकालने के। 2 चर पद हैं तो 2 समीकरण चाहिए कि तब मान निकलेंगे इसके, तब मान इसके निकलेंगे। तो दूसरी समीकरण कहां से बनेगी, देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व वाला रिलेशन लेना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो जैकब कितने का होगा, जैकब होगा x माइनस के 5 का। जैकब कितना होगा, x माइनस के 5 का। और जैकब का पुत्र कितना होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, ये होगा y माइनस के 5 का। क्लियर सी बात है। आज मैं 15 साल का हूं, 5 साल पहले कितना था, मैं 10 साल का। ठीक है, अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आज कोई लड़का मान लो प्रियांशु आज 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का था वो, 15 साल का था ना। सीधी सीधी सी बात है। तो इतना तो आया। इसके बाद रिलेशन कैसे बनेगा इसके अंदर, वो देखो संबंध कैसे बनाना है। कह रहा 5 साल पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है, x माइनस 5। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पुत्र की आयु ये है, उससे कितनी थी, 7 गुनी। बन गया रिलेशन, गुना कर लो। x माइनस के 5 बराबर 7 की गुना y में होगी 7y और माइनस 7 पंजे 35। दिखाई दे रहा है भाई? चलो अब एक तरफ करो अचर पद को और एक तरफ करो चर पद को। x माइनस के 7y, ये 7y प्लस का है, इधर लेके आया माइनस का हुआ, तो ये माइनस के 35 है और ये क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहां तक? हाँ जी। अब यहां पे कर रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको दोस्तों, ध्यान से देखना। तो x माइनस के 7y बराबर कितना हो जाएगा,
माइनस के 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी? सेकंड। तो फर्स्ट समीकरण भी आ गई, सेकंड समीकरण भी आ गई। हाँ जी, फर्स्ट समीकरण भी आई और सेकंड समीकरण भी आई। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई होगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं और इसको रफ करने के बाद और फर्स्ट और सेकंड समीकरण को सोल्व करूंगा और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, हाँ जी, यहां पे कर दूं। चलो यहां पे कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, समीकरण दो में, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाऊंगा। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। भाई क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, बोर्ड पे नहीं आते। ठीक है, मजबूरी समझो हमारी भी। एक्स माइनस के 7y बराबर माइनस के, सॉरी समीकरण फर्स्ट में से घटा रहे हैं ना सेकंड को। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस के 3y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड को घटाएंगे, एक्स माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो जब घटाते चिन्ह चेंज हो जाते, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये काफी बार बता चुका हूं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस है माइनस, दोनों अलग अलग चिन्ह गया तो कट गए। ये माइनस के 3y, ये माइनस के 3 बंदे, माइनस प्लस के 7 बंदे, तो जीतेंगे कौन? जो ज्यादा बंदे हैं। ठीक है, तो 7 है ना, ये कितने ज्यादा? इनसे 4 ज्यादा है, तो प्लस क्या, तो 4y ये आ जाएगा और बराबर 10 और 30, ये दोनों प्लस के हो गए, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो y बराबर 4 से भाग करूंगा मैं 40 को, 40/4 दिखाई तो दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो 4 धाम 40, y का मान कितना आया दोस्तों? 10 आ गया। y का मान कितना आया? 10 आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को तो नहीं है? भाई एक पॉइंट बहुत आराम से इसी वजह से समझा रहा हूं जिससे सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, y का मान मेरे पास आया है, y का मान मैं समीकरण फर्स्ट के अंदर पुट कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट कर सकते हो, रफ कर रहा हूं। ठीक है, रफ कर रहा हूं। y का मान कितना है दोस्तों? 10। y का मान कितना है? 10। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब y का मान आप समीकरण फर्स्ट के अंदर पुट करोगे तो क्या होगा? तो x माइनस 3 गुना 10, क्योंकि y जो है दोस्तों इसके साथ चिपका हुआ है, और जब चिपका हुआ होता है, चिपकू है ना ये 3y, अचर पद चर पद के साथ जो चिपका हुआ होता है उसका मतलब है वो गुना में। तो y का मान तो आपको पता है ना, 3 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब क्या होगा? x माइनस 10 या 30 बराबर क्या हो जाएगा? 10। ये माइनस का 30 दूसरी तरफ कहां जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 10 प्लस के 30 बराबर x बराबर 40। ठीक है, x बराबर क्या हो गया? 40 हुआ। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमने आसानी से ज्ञात कर ली। क्लियर है? हाँ जी, 3.4 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन मैंने छुड़वा रखा है, क्वेश्चन तो छुड़वा रखे हैं मैंने, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। इतने आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो मैं नहीं करा पाऊंगा। मुझे क्या पता इस तरीके से, आपका फेस थोड़ी ना दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं तो अंदाजा लगा सकता हूँ। हाँ भाई, बच्चों के समझ में आ रहा है, अपनी तरफ से काफी मेहनत कर रहा हूँ मैं, जिससे सबके एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ओ हो भाई, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन हो गया ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन था, याद नहीं रहा? एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन हो गया, 3.4 का नहीं हुआ। चलो 3.4 का भी करा देता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन हो गया, और शायद ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराया था, है ना? मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये भी हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना एक्सरसाइज 3.3 का है। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूँ। भाई मनी मन दुआ मांग रहा था क्या? एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन हो जाए, इसी वजह से गलती हुई है। चलो कोई बात नहीं, 3.4 का भी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था। यानी क्या है? एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय बोलते हैं लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी है, कोई बंदा लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है किताब लेने के लिए। ठीक है, आप में तो ऐसा नहीं होगा जो लाइब्रेरी के अंदर जाता होगा किताब लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो किताब पढ़ी हुई है आप उनको ही नहीं पढ़ते। मेहनत करो दोस्तों। तो लाइब्रेरी के अंदर जिस तरीके से बंदा गया है किताब लेने के लिए, तो लाइब्रेरी के जो किताब देने वाले थे, हेड बोल सकते हैं, कोई भी जो बंदा था वो किताब लेने गया लाइब्रेरी के अंदर, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि सर आप किताब लेके जा रहे हो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 3 दिन का किराया नियत है। नियत किराए से क्या मतलब? यानी 3 दिन का किराया तो आपको देना ही देना है। 3 दिन के अलावा
जो किराया होगा वो पर डे लगेगा। जैसे मान लो मैंने 7 दिन के लिए बुक ली या 5 दिन के लिए ली, मैंने 5 दिन के लिए बुक ले ली लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी का जो हेड था उसने ये कहा सर 3 दिन का किराया जो होगा वो x रुपए होगा। 3 दिन का किराया क्या होगा, मान लो 10 रुपए होगा, x मत मान लो 10 मान लो, ठीक है। कि 3 दिन का किराया सर 10 तो देना पड़ेगा आपको, और जो बाकी के दिन जितने भी दिन आप रखते हो उनका किराया 2 रुपए के हिसाब से डेली लगेगा। यानी 10 रुपए तो 3 दिन के हुए, और वे जो बाकी बचे 2 दिन उनका हर दिन कितना लगेगा 2, तो 4 रुपए वो हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से किराया बनेगा, और ये बोला जाता है नियत किराया जितने भी दिन का होता है। तो वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, मानना तो पड़ेगा, माना पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए। कितना मान लिया बेटा, x रुपए मान लिया, ठीक है। कि प्रतिदिन का नहीं मान रहा मैं, नियत मान रहा हूं, यानी 3 दिन का, इकट्ठे 3 दिन का, मैंने इसी वजह से लिखा है। माना पुस्तकालय 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया, x रुपए हो गया। अब प्रतिदिन का भी तो मानना पड़ेगा, पुस्तकालय का प्रतिदिन का किराया, पुस्तकालय का प्रतिदिन का किराया, पुस्तकालय का प्रतिदिन का किराया, इसको क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, क्या मान ले, y मान ले, y रुपए, ठीक है। भाई जो 3 दिन का नियत किराया था वो मान लिया मैंने x, और जो प्रतिदिन का किराया था वो मान लिया मैंने y। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, यानी पे किए हैं 27 रुपए, ठीक है। कितने दिन के लिए पुस्तक रखी है, 7 दिन के लिए। अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो 3 दिन के तो देने पड़ेंगे उसको x रुपए। भाई अगर सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी है तो 3 दिन का तो नियत है ना, तो 3 दिन के तो x रुपए देने पड़ेंगे, और बाकी कितने दिन पड़े, 4। अब एक दिन का कितना है y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, टोटल कितना बन जाएगा बिल 27 रुपए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। भाई 7 दिन रखी है सरिता ने बुक, 7 दिन में से 3 दिन तो ये x रुपए हो गया ना, बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन। एक दिन का y है, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का कितना हो गया 4y, दोनों मिलाकर कितने रुपए बन गए 27 रुपए। समीकरण नंबर क्या बन गई फर्स्ट। अब दूसरा क्या कह रहा है, जबकि सुशी चाइनीज है, ठीक है ना, बताओ चाइनीज भी लेने आ रहे हैं बुक। तो क्या हुआ कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। कोई सुशी है उसने 5 दिन पुस्तक रखी है, लेकिन अदा कितने किए 21, तो 5 दिन में 3 दिन तो नियत किराया और 2 दिन का 2y हो जाएगा, और कितने हो जाएंगे 21 रुपए। समीकरण नंबर 2 होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं मैं, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हमें या तो x बराबर करना होता है या y बराबर करना है, विलोपन विधि के अंदर बता चुका हूं पहले ही, बाद में डिस्कस नहीं कर रहा मैं बार बार, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं माइनस कर रहा हूं तो लिखना तो पड़ेगा ना x प्लस के 4y बराबर 27, और यहां क्या हो जाएगा x प्लस के 2y बराबर 21। दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई तो दे रही है। अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, x कट गया, यहाँ क्या बचेगा 4y माइनस के 2y, तो कितना बचेगा सिर्फ 2y बचेगा। भाई ये 4 प्लस का है, माइनस का 4 में से 2 गया 2, और y का y बराबर 27 में से 21 गए, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। भाई इतने तो बचते हैं, 27 में से 6 जाके 21, 27 में से 21 जाके 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2, क्योंकि ये गुना में इधर भाग में आएगा। y बराबर 2 तिया 6, y का मान कितना आया दोस्तों 3 आया, y का मान कितना आया 3, यानी y का मान 3 है, तो इसका मतलब क्या है, रोज डेली का किराया कितने रुपए लग रहा है 3 रुपए। 3 रुपए पहले दिन का, दूसरे दिन का, यानी अगर 3 दिन के बाद कोई भी दिन होगा उसका 3 रुपए के हिसाब से क्या लगेगा किराया। अब देखो जो 3 दिन का नियत किराया था वो किस तरीके से निकलेगा, y का मान किसके अंदर रख दो, समीकरण सेकंड में रख दो, फर्स्ट में जिसमें आपकी मर्जी हो। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब y की वैल्यू मैं सेकंड समीकरण के अंदर पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो x प्लस के 2, ये y गुना में है तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 21, तो x प्लस के 2 तिया 6 बराबर 21। दिखाई दे रहा है भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस के 6, क्योंकि इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस,
दिखाई दे रहा है? तो कितना बच जाएगा? x का मान 21 में से 6 गए 15 बच जाएगा। 21 में से 6 गए कितने बचेंगे? 15। तो x का मान कितना आया? 15। यानी अगर 3 दिन के लिए सिर्फ लेता है तो, या कितने भी दिन के लिए ले, तो ये है कि प्रथम 3 दिन का किराया तो नियत है वो 15 रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद ज्यादा रखता है तो हर दिन का किराया कितना लगेगा? 3। अब देख लो यहाँ पे कितने दिन के लिए रखी थी पहले, कितने दिन के लिए रखी थी? 7 दिन के लिए। 3 दिन के तो 15 हो गए और 4 दिन के 4 तिया 12, 15 12 27। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस तरीके से निकलते हैं, एक्स और वाई के वैल्यू निकालनी होती है। तो मेरे हिसाब से 3.4 भी कंप्लीट होगी, वो 3.3 का क्वेश्चन था सबसे पहले। अब मैं 3.5 स्टार्ट करने वाला हूँ। लगभग कई दिन की छुट्टी होगी, आज इसको पूरी भड़ास निकाल लेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना? क्या है उसको देखना जरा, उसको देखना जरा क्या करवाने वाला हूँ। इसको रफ कर दूं भाई? हाँ जी, इसको रफ कर दूं, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, रफ करता हूं। क्वेश्चन क्या है इसको देखो क्या है। 3.5 पेज नंबर 69 क्या कह रहा है उसको समझो जरा, समझना जरूरी है। कह रहा है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये व्रज गुणन विधि क्या है? पहले तो व्रज गुणन विधि का तो बाद में पता करेंगे, पहले ये पता करना है अद्वितीय हल क्या है, कोई हल नहीं क्या है, और अनेक रूप से यानी अपरिमित रूप से अनेक हल क्या है। ठीक है, इसका पता होना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने कुछ आपको लिखवाए थे, कुछ कंडीशन लिखवाई थी, उसको एक बार मैं लिख देता हूं, फिर वो याद आ जाएंगी आपके। एक तो लिखवाया था मैंने A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये लिखवाया रखा है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। एक कंडीशन थी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने कि प्रतिच्छेद है। ये क्या है बेटा? प्रतिच्छेद है। ये क्या लिखवाया था मैंने? समांतर है। ये क्या लिखवाया था? समांतर। और ये क्या लिखवाया था मैंने? समपाती। क्या लिखवाया था दोस्तों? समपाती। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। फिर एक कंडीशन इसके अंदर और आई थी, एक कंडीशन इसके अंदर और आई थी, वो क्या था? संगत असंगत की। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये होगा असंगत। ये क्या होगा? असंगत। ये भी कैसा था? असंगत। और जब तीनों बराबर होंगे वो क्या था? संगत। वो क्या था? संगत। ठीक है, बात समझ आई भाई? प्रतिच्छेद असंगत, असमांतर असंगत, संपाती क्या था? संगत था। अब नई चीज बन के क्या आई है उसके बारे में पढ़ो जरा। नई चीज क्या बन के आई है? ये कह रहा है कि एक अद्वितीय हल किसका है? एक अद्वितीय हल क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल क्या है? और कोई हल नहीं, ये क्या है? ठीक है, अगर अद्वितीय हल है तो उसका क्या करो? व्रज गुणन करो। तो वो भी यहीं से ही आएगा, वो भी यहीं से ही आएगा। अगर प्रतिच्छेद करती है, अगर प्रतिच्छेद करती है और वो प्रतिच्छेद करेगी तो वो असंगत भी होगी और उसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय हल होगा। ध्यान रखना, जब प्रतिच्छेद करती है तो असंगत भी है और वो क्या है? अद्वितीय हल है। वो क्या है? अद्वितीय हल है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। अब ये क्या है? ये होता है अनेक रूप से, यानी ये वाला जो होगा जब एक दूसरे को यानी एक दूसरे के बराबर नहीं, यानी प्रतिच्छेद की कंडीशन में इसका तो पता है असंगत होता है, लेकिन होता क्या है? वो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? वो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन पे आऊं, इस कंडीशन के अंतर में क्या होगा? यानी जब समांतर होती है तो असंगत तो होती है, लेकिन उसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। बात समझ आई है? हाँ भाई, कोई हल नहीं है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल है। प्रतिच्छेद कैसे करती है वो आप निकाल सकते हो, मैंने पहले ही बता रखा है। तो अगर वो प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल है। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं है। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं है। अगर वो संपाती है तो वो संगत तो है ही है, लेकिन अनेक रूप से
अनेक रूप से अपरिमित हल है। अनेक रूप से अपरिमित हल, अनेक रूप से अपरिमित हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको कह सकते हैं अनेक हल। अनेक हल, बहुत सारे हल हो, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हों, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई हल से कोई मतलब है। हमें तो अगर अद्वितीय हल है तो विरज गुणन करना है। क्या करना है? विरज गुणन। और विरज गुणन क्या है वो मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं, अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले कंडीशन का पता होना जरूरी है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल है, असंगत तो है ही है। ये यानी 3 पॉइंट इस तरीके के आए हुए हैं चैप्टर 3 के अंदर। प्रतिच्छेद निकालना, असंगत निकालना, अद्वितीय हल अब आ गया। अगर मैं बात करूं, अब का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था हाई स्कूल के अंदर, यहां से विरज गुणन के अंदर से 4 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन था? 4 नंबर का। तो अगर इसको नहीं करा रहे बाबा तो 4 नंबर आज से निकल जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है राजू, तो याद रखना प्रतिच्छेद कब यानी प्रतिच्छेद कब करती है, यानी जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर प्रतिच्छेद करती है तो असंगत होगी, और असंगत है तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का ही विरज गुणन हम निकालते हैं। इस चीज को दिमाग के अंदर छाप लेना। अगला क्वेश्चन, अगर वो समांतर है, समांतर की कंडीशन ये है तो असंगत होगी, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं है तो हम नहीं करते विरज गुणन। तो अगर तीनों है, तीनों बराबर है तो वो संपाती होता है, संपाती संगत होता है, और उसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल है तो हम उसको भी ज्ञात नहीं करेंगे विरज गुणन से, ठीक है। एक ही ज्ञात करते हैं अद्वितीय हल को। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? ठीक है रे राजू, अब करता हूं। कैरेक्टर मान लिया मैंने राजू का, खोपड़ी तोड़ रहे राजू। बात समझ में आई भाई? क्लियर है यहां तक? चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है थारा भाई जोगिंदर कराएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन x माइनस के 3y, x माइनस के 3y, सीधा क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 पे आ रहा हूं। x माइनस के 3y, x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0। तो सबसे पहला हमारा काम है अचर पद को एक तरफ रखना, चर पद को एक तरफ रखना, ठीक है रे। x माइनस के 3y बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? 3 हुआ। अब सेकंड समीकरण क्या है? 3x माइनस के 9y और माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर क्या हुआ दोस्तों? 0। बहुत लंबी क्लास चलेगी, अरे बहुत लंबी, 1 घंटे की चलेगी रे बाबा। तो 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। तो क्या होगा? 3x माइनस के 9y और माइनस 2 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हुई? 2 हुई। अब कुछ मैं पिछला याद कराने की कोशिश करता हूं आपको। जब हमें a1 साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? इफेक्ट तो नहीं हो गया मेरी आंखों के अंदर? सही तो दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। तो क्या है, अब मैं इसको कंपेयर करता था क्योंकि मुझे देखो विरज गुणन निकालना है। तो विरज गुणन कंडीशन किस में लगेगी? जिसके अंदर अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कैसे चेक होगा? a1 b1 a2 b2, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इनके लिए मैंने एक समीकरण क्या बताई थी वो आपको पता होगा। a1x प्लस के b1y प्लस के c1, सॉरी 1 मिनट रुकना, हमने इसको थोड़ा गलत कर, तो अचर पद को अलग ही रखो, ठीक है ना, इनके साथ। तो क्या होगा? a1x प्लस के b1y प्लस के c1, हो तो वहां से भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो तो वहां से भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझाना आपको पड़ेगा ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेटा, जल्दी से कैच नहीं कर पाते उस चीज को, ठीक है, उनको भी मैनेज करना है हमें। तो क्या होगा? a1x प्लस के b1y प्लस के c1, इधर भी क्या होगा? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर क्या हो जाएगा रे राजू? 0 होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इससे तुलना कर रहे हैं ना, तो अब क्या होगा? a1 की वैल्यू x कट जाएगा, a1 की वैल्यू होगी रे 1, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे दोस्तों? माइनस के 3 हो जाएगी, क्योंकि y से y कटेगा, माइनस को भी देखना आपको। c1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? माइनस के 3 हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब यहाँ क्या होगी? a2 की वैल्यू 3 होगी, b2 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 9 होगी, एंड c2 की वैल्यू कितनी होगी रे दोस्तों? माइनस के 2। क्लियर है यहाँ तक? अरे काफी बार बता चुका हूं इनको तो मैं, ठीक है, इसके अंदर इतना कोई डीपली चीज नहीं है जो समझ में ना आए, पिछली क्लास देख सकते हो मेरी, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ। अब क्या होगा? a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 अपॉन a2, a1 क्या है? 1, a2 कितना है? 3, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। b1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3, और b2 की वैल्यू कितनी है?
माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। वैल्यू C1 अपॉन C2 की भी निकालनी पड़ेगी। C1 अपॉन C2, C1 कितना है रे, माइनस के 3 है बाबा, और माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, C1 अपॉन C2 की वैल्यू होगी 3/2। क्या बराबर है, क्या बराबर है, कौन कौन से, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो कैसी होगी ये, समांतर। कैसी है, समांतर। और जो समांतर होती है, जो समांतर होती है तो वो कैसी होती है, मैंने अभी बताया था, उसका कोई हल नहीं होता, उसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है रे बाबा, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, बात समझ में आई। तो समांतर थी तो कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो विरज गुणन नहीं करते। इस बात को दिमाग के अंदर रखना, ठीक है ना, पता है मुझे नहीं भूलने के। जिसके अंदर क्वेश्चन छोटा होता है ना वो नहीं भूलते आप, जो सा क्वेश्चन बड़ा होता है ना वो जरूर भूल जाते हो। तो ध्यान रखना, और रटना नहीं है, बात समझ में आई है, रटना नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर अद्वितीय हल होता तो विरज गुणन करते, और विरज गुणन कैसे करते हैं वही बताऊंगा। ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो सारे का सारा पिछला ही तो क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नया थोड़ी ना था। इसको रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करता हूं। ला 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 गोल्डी तरार, गोल्डी तरार को जानते हो आप, कहाँ जानते हो, हमारे कोचिंग का एक बच्चा है गोल्डी तरार। ये है समीकरण नंबर, क्या मान लेंगे इसको, फर्स्ट दे तो बेटा 2x प्लस के y बराबर 5 रखा है, मैंने इसको क्या बना लिया, माइनस के 5। ठीक है, समझ सकते हो क्वेश्चन को देख के, यानी 5 को इधर लेके आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट बना ली मैंने। समीकरण नंबर सेकंड क्या है, 3x प्लस के 2y बराबर 8 जो है, मैं इसको इधर की तरफ लेके आया बराबर से, तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, अरे यहां तक तो कुछ है ही नहीं दोस्तों इसके अंदर, बस तुलना ही तो करनी है, पहले करा चुका हूं। a1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो y से y कटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पे, y के साथ एक तो गुना में है, अगर ये उपस्थित है इसकी गुना में कुछ हो या ना हो एक जरूर है, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर ये उपस्थिति नहीं होता तो ये यहां से सोल्ट होता मार्केट से, तो क्या होता, उसकी वैल्यू 0 होती। c1 की वैल्यू माइनस के 5, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 5। क्लियर है यहां तक? a2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3, b2 की वैल्यू कितनी है, 2, और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8। यहां तक क्लियर है? अब क्या निकाल लोगे, a1 अपॉन a2, ध्यान से समझ, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, 2/3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालनी है, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू 2, 1/2। एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, अगर मैं बात करूं माइनस के 5 बटे माइनस के 8, उससे कोई मतलब नहीं है। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब a1 अपॉन a2 बराबर ही नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो कंडीशन कैसी हुई, कंडीशन है दोस्तों प्रतिच्छेद की। कैसी कंडीशन है रे बाबा, प्रतिच्छेद की कंडीशन है। तो राजू कैसे करेगा रे, प्रतिच्छेद की कंडीशन है तो अद्वितीय हल होंगे रे बाबा, अद्वितीय हल। क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और जब अद्वितीय हल होते हैं तो विरज गुणन लगता है, विरज गुणन अप्लाई होता है। अब फंस गए, विरज गुणन अप्लाई होता है, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो अद्वितीय हल होंगे तो क्या होगा, विरज गुणन होगा। विरज गुणन कैसे करते हैं वो बताता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे वैल्यू चाहिएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिएगी। अब इनको क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इन वाली वैल्यू को चाहिएगा मुझे, तो मैं इसको रखूंगा ऐसे ही, रफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद करते हैं जब होता है विरज गुणन। अब विरज गुणन की कंडीशन क्या है, अब देखो क्या करना है, x लिखो बटे बराबर y लिखो बटे बराबर 1 अपॉन ये। बात समझ में आई? x बटे कुछ नहीं लिखा भी, बराबर y बटे कुछ नहीं लिखा, बराबर 1 बटे कुछ नहीं लिखा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? छोटी सी चीज है, x विरज गुणन कर रहा हूं, ध्यान रखना 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इसी बार, तो इसको ध्यान से समझ लेना, मजाक से हटके। ठीक है, तो x बटे
बराबर वाई बटे बराबर 1/, ये तो आएगा ही आएगा। इसके नीचे क्या आता है, फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है B1 B2, B के बाद क्या आ जाएगा C1 C2। अब यहां क्या रखूंगा C1 C2, C के बाद आएगा A1 A2, यहां क्या रखूंगा A1 A2, यहां क्या आ जाएगा B1 B2। कैसे आए वो समझो। देखो तीन चीज होती है इसके अंदर, A B C, तीन चीजें होती है ना, A B C, A B C, तीन चीजें होती हैं। मैं स्टार्ट करूंगा नीचे B से, कहां से स्टार्ट करूंगा, B से। मैंने B1 B2 लिख दिया, इस तरीके से लिखना। मैंने B से स्टार्ट करा, B के बाद क्या आएगा दोस्तों C, तो मैंने C लिख दिया। फिर यहां C से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना भाई, मैंने यहाँ पे X के नीचे B से स्टार्ट करा है दोस्तों, तो B के बाद क्या आएगा C, भाई B1/B2 हो गया, तो फिर क्या आएगा C1 C2। अब ये जो है ये यहां आएगा C1 C2। अब C से आगे तो कुछ नहीं है, तो फिर रिवाइज होगा यहां से। C के बाद क्या आ जाएगा A1 A2, और A1 A2 को यहां रखूंगा, A के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर B आ जाएगा। बात समझ आ गई? आज A के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्लियर है, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या रखा, B1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 B1 B2। ठीक है, ABC होते हैं। B से स्टार्ट करा B1 B2, B के बाद C आएगा C1 C2। तो इसको छोड़ना नहीं है कभी, C के बाद A ला दो। अभी पहले C लिखा जाएगा, और C के बाद कुछ नहीं है तो घूम के A से स्टार्ट होगा A1 A2, फिर A1 A2 लिखा जाएगा तो A के बाद B आ जाएगा B1 B2। ठीक है, रफ कर रहा हूं। अब इनके मान रखने हैं, अब इनके क्या रखने हैं, मान। अब मैं मान रखूंगा X बटे B1 B2 का मान क्या है 1 2, और C1 C2 माइनस के 5, और मैं यहां लिख दूंगा माइनस के 8। A1 A2 लिख दू, A1 A2 2/3, तो याद रहे। हाँ भाई, C1 C2 का -8, ठीक है, -5 -8 बराबर y बटे, अभी रफ करूंगा इनको। ठीक है, C1 C2 माइनस के 5 माइनस के 8, A1 A2 कितना हो गया 2 3। अब तो रफ कर दूं सबको, अब सबको रफ कर दूंगा। ठीक है ना, अब तो मेरे पास आ गए सारे वैल्यू। 1/, ये तो ऐसी लिखी जाएगी ना 2 3, क्योंकि A1 है, और B1 B2 ये रहा शुरू में ही 1 2। ठीक है, इनकी वैल्यू रख देनी। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो फॉर्मूले के रूप में भी इसको लिख सकते हैं अलग तरीके से, लेकिन ऐसा अच्छा रहेगा, जल्दी से याद भी रहेगा, भूलोगे भी। ठीक है, क्लियर है यहां तक भाई? तो क्या करा, अब देखो कैसा है। सबसे पहले इसकी गुना करनी, ध्यान रखना, सीधे हाथ से इसकी गुना करनी है इसके अंदर। तो x/, क्या होगा, -8 की गुना 1 में होगी तो -8 आएगा, और -1 अपनी तरफ से लगाना होता है, एक माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है, ब्रैकेट 5 दूनी 10, माइनस का 10 ही हो जाएगा। क्लियर सी बात है? x बटे -8 है, कम इसी यानी सीधे हाथ से चलना है, इस वाली की गुना करनी इसके अंदर। -8 की गुना 1 में, -8 है का -8, अपनी तरफ से माइनस लगाया, फिर 5 दूनी 10 माइनस का 10 बराबर y/, क्या होगा 3 पंजे 15 माइनस के 15 माइनस 8 दूनी 16, ये माइनस का 16 कोष्टक के अंदर। क्लियर है? बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, और -3 एकम 3। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई, अब क्या करोगे, x/, ध्यान से देखना भाई, x/, माइनस के 8 प्लस के 10, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर क्या होगा माइनस के 15, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 16 हो जाएगा, बराबर 1/1। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ 1/1 ही बनना चाहिए, यहाँ पे 1/1 बनना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको डिवाइड गुना करके कैसे भी लेके आओ, यानी अगर यहाँ पे बटे में 2 होता तो 2 से गुना कर देते, 2 से 2 कट जाता, यानी सब में होगा तो क्या आ जाएगा 1/1। यहाँ पे लास्ट में 1/1 बनना जरूरी है, तभी आंसर आएगा। तो 1/1 बन के आ गया। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा x/2, क्योंकि -8 प्लस के 10, ये माइनस के 8 बंदे, ये निगेटिव में जा रहे हैं, ये प्लस के 10 बंदे, यानी ये हॉलीवुड वाले हैं या बॉलीवुड वाले हैं, ये उल्टे मान सकते हो, ये बॉलीवुड वाले हैं साउथ वाले हैं। ठीक है, तो इनमें तो दम ज्यादा हो गई, साउथ वालों में। प्लस वाले साउथ के होते हैं, माइनस वाले कौन से, बॉलीवुड वाले। तो कौन जीतेगा, साउथ वाले जीतेंगे। कितने जीतेंगे 2, तो x/2 बराबर y बटे, ये रहे भैया बॉलीवुड वाले, और ये कौन से हैं, साउथ वाले, तो साउथ वाले जीतेंगे। 1 आएगा प्लस का, तो क्या होगा 1/1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब ये 1/, जिसके नीचे जिसकी वैल्यू वो इसकी वैल्यू है। x का मान कितना आ गया 2 आया, जिसके नीचे जो लिखा हुआ उसकी वैल्यू है, x का मान 2, y का मान 1। लेकिन यहाँ पे 1/1 बनना जरूरी है, अगर नहीं बन रहा तो उसको बनाओ अरेंज करके। ठीक है, तो ये होता है विरज गुणन, और विरज गुणन से हमें क्या निकालना होता है दोस्तों, विरज गुणन से हमें xy के वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक करो इसको जरा, बात समझ आई भाई या नहीं आई? क्लियर सी बात है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर?
हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट? हो गया, क्लियर हो गया, हो गया। इसको रफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3x माइनस के 5y, 3x माइनस के 5y और बराबर कितना है दोस्तों? 20। 3x माइनस के 5y बराबर 20। तो मैं क्या करूंगा? 3x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। और इधर क्या है? 6x माइनस के 10y बराबर कितना है दोस्तों? 40। तो इसको क्या करूंगा? 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। क्लियर है यहां तक? इसके अंदर तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन है ना। अब क्या करूंगा? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। यहां क्या होगा? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। क्लियर सी बात है। अब क्या करेंगे? a1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3 आई। b1 की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 5 आई। और c1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 20 आई। यहां देख लो, a2 की वैल्यू कितनी आई है? 6। b2 की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 10। और c2 की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 40। दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है भाई? a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लो। a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 3, a2 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू माइनस के 5, b2 की वैल्यू माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी आ गई? 1/2। ठीक है। c1 अपॉन c2 क्या है? माइनस के 20 बटे माइनस के 40। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। c1 की वैल्यू भी 1/2। तीनों बराबर है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2। ठीक है। और जब ये कंडीशन है तो कौन से संपाती? अनेक हल है। कितने हैं? अनेक हल हैं। हाँ भैया, अनेक हल है रे राजू, अनेक हल। ठीक है। तो जब अनेक हल होते हैं तो वृत्त गुणन नहीं करते। ये मैंने बात पहले भी बताई थी आपको। जब किसी भी समीकरण के अंदर जो रेखिक समीकरण का युग्म होगा उसके अनेक हल होंगे, उस क्वेश्चन को नहीं करते, नहीं वृत्त गुणन नहीं करते उसका। ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको कराते हैं। फिर क्वेश्चन है और ऐसी बात नहीं है, तो और नेक्स्ट क्लास के अंदर करा देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराने के। फिर 3.6 के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। चलो इसको कराते हैं, इसको कराता हूं मैं, रफ करता हूं इसको। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, इसको रफ। क्वेश्चन क्या है? x माइनस 3y, x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसकी क्या है? 3x माइनस 3y, 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर। क्लियर है। अब क्या करेंगे? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। इससे तुलना करेंगे। यहाँ पे भी a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब क्या होगा? a1 इज इक्वल टू, तो सही से कर ले, a1 इज इक्वल टू 1 होगा, काफी बार बता चुका हूं। b1 इज इक्वल टू माइनस के 3 होगा और c1 इज इक्वल टू माइनस के 7 होगा। a2 इज इक्वल टू 3 होगा, b2 इज इक्वल टू माइनस के 3 होगा और c2 इज इक्वल टू माइनस के 15 होगा। आ जाओ जी, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा? 1/3। b1 अपॉन b2 पे आ जाओ, b1 अपॉन b2, b1 माइनस के 3, b2 माइनस के 3, माइनस से माइनस कर दिया। ठीक है। तो 3/3 ही रखो इसको, 3/3 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। क्या रख सकते हो? 1। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 माइनस के 7 और माइनस के 15, माइनस के 7 और माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, ना करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अगर वृत्त गुणन करोगे तो माइनस के 7 ही रखना इसको, तो अच्छा रहेगा। वृत्त गुणन करोगे तो माइनस के 7 रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये 1/3 है और ये क्या था? माइनस के 3/3, माइनस के 3। तो क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर ही नहीं है b1 अपॉन b2 से। दिखाई दे रहा है आपको बराबर कहीं से? तो बराबर ही नहीं है तो कैसा है? प्रतिच्छेद। कैसा है दोस्तों? प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद में क्या होता है? अद्वितीय हल होते हैं। प्रतिच्छेद में क्या होता है? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। अब जब अद्वितीय हल होंगे तो वृत्त गुणन होगा या नहीं होगा? वृत्त गुणन होगा। और वृत्त गुणन का तरीका मैंने बताया है। क्या तरीका बताया है उसको एक बार और बता देते हैं। ठीक है। इसमें एक नोट कर सकते हो आप। हाँ जी, नोट कर सकते हो इतने। ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं, ए बी की वैल्यू छोड़ूंगा सिर्फ। ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं, ये कर दिया।
देख भाई राजू, एक्स अपॉन क्या होगा बराबर वाई अपॉन क्या होगा बराबर 1। ठीक है, अभी बताया था B1 B2 और C1 C2 A1 A2 और A1 A2 तो क्या हो जाएगा B1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या होगा x अपॉन B1 B2 रख लो पहले, -3 काटना नहीं, माइनस को ध्यान रखना, C1 C2 माइनस के 7 और माइनस के 15। ठीक है, बराबर y अपॉन C1 C2 C कहाँ है, माइनस के 7 माइनस के 15। ठीक है, और A1 A2 1 अब रख कर रहा हूँ, अब तो मेरे पास सारी वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करूंगा 1 अपॉन A1 यानी 3 हो जाएगा, A1 A2 यही तो है, और B1 B2 माइनस के 3 क्लियर है, अभी बताया था इसको मैंने। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 15×45 x अपॉन 45 लेकिन प्लस के होंगे भाई, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस आएगा ऑलरेडी। अब ये क्या होगा 7×21, ये भी क्या आ जाएगा प्लस, 45 माइनस बराबर y बटे 7×21 लेकिन माइनस का, माइनस अपने पास से लगाना है, माइनस का 15 ही आएगा। ठीक है, बराबर 1/3 एकम 3 माइनस का 3, माइनस लगाना और 3 किया नहीं, ये कहीं का हो जाएगा माइनस। ठीक है भैया, क्लियर है यहाँ तक, गुना गुना हुई है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसकी गुना करते हैं। एक्स अपॉन 45 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे 24, कितने बचेंगे 24 भाई, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 गए 2, 24 बच जाएंगे। y बटे ये क्या हो जाएगा माइनस के 21 और माइनस माइनस प्लस के 15 बराबर, यहाँ क्या होगा 1 अपॉन माइनस और माइनस माइनस प्लस। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे करने जा रहा हूँ, x बटे 24 बराबर y बटे ये क्या हो जाएगा माइनस के 21 प्लस के 15 तो माइनस के 6, अब की बार बॉलीवुड वाले जीत गए, बराबर 1 बटे कितना आया 6, 1 बटे कितना आया 6। अब लाना कितना है, मैंने कहा था यहाँ पे 1/1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1/1। अब 1/1 बनाना है तो मुझे 6 से गुना अगर मैं कर दूंगा, 6 से 6 एक बार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 6 की गुना इसमें नहीं हो सकती, सब में होगी, तो क्या करूंगा 6 गुना x बटे 24 बराबर 6 गुना y बटे माइनस के 6 और बराबर 6 गुना 1/6। दिखाई दे रहा है भाई, 6 चौक 24 यानी x बटे 4, 6 एकम 6 y बटे माइनस के 1 और 6 एकम 6 1/1 आ गया 1/1। जब 1/1 आ जाए तो जिसके नीचे जो लिखा हुआ उसकी वैल्यू, x का मान 4 और y का मान क्या आ जाएगा माइनस के 1, ये है। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, चारों क्वेश्चन मैंने लिपटवा दिए, लिपटवाने का मतलब करा दिए। ठीक है रे राजू, तो चारों क्वेश्चन हुए ये, कल मैं इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा टाइम, ठीक है, यानी क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, 30 मिनट की क्लास होगी। तो आज की क्लास के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है निसंकोच कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ब्रज गुणन अब की बार भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे और बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साइंस क्लास मिलने वाली, धन्यवाद।